हेलो एवरीवन। आप लोगों से कुछ दिन पहले एक प्रॉमिस किया था कि जल्द ही आपके लिए एसएस क्रोटो के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस हम इस चैनल पर लेकर के आएंगे। तो आज से उस सीरीज का आरंभ होने जा रहा है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशंस बताऊं, जो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो आपको बताऊं, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन पे बेस्ड सेम एनालॉजी के किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे जेई एग्जाम्स या ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं उसे भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.1 क्वेश्चन का डिटेल्ड डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप कि आपने क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन क्या है? एक ब्लॉक है जिसे इंक्लाइन प्लेन से रेस्ट से रिलीज किया गया। इस इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है ना भाई, वो h दी हुई है। ठीक, ये मूव करते हुए नीचे आया। अभी सेम ब्लॉक को इसी गिवन इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है। और मान लेते हैं अभी v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। ये v वेलोसिटी कुछ इस तरीके से सेट की गई है कि जब ये ब्लॉक अपने टॉप एज पे पहुंच जाए ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, विद द इनिशियल वेलोसिटी सच दैट इट स्टॉप्स एट अ सेम हाइट। अब इन दोनों सिचुएशन में हमें कंपेयर करना है द टाइम ऑफ मोशन, मतलब किस में समय ज़्यादा लगेगा, पहली वाली सिचुएशन में या फिर दूसरी वाली सिचुएशन में। तो देखिए, मान लेते हैं कि पहली वाली सिचुएशन में जो टाइम लगा ऊपर से नीचे तक आने में वो t1 लगा, और दूसरी वाली सिचुएशन में जो टाइम लगा ना वो कितना लगा? t2। तो हमें t1 t2 को कंपेयर करना है। अब बताइए अप्रोच क्या होना चाहिए? वैसे तो बहुत सारे वेरियस मेथड है, लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट वे मुझे लगता है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे यूज करने वाले इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक में एक कॉमन सिमिलरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक आता है, चाहे वो केस नंबर ए हो या केस नंबर बी हो, इन दोनों केसेस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक कॉमन पैरामीटर रहेगा। दूसरी बात कि जब ये इस प्लेन पे मूव कर रहा होगा तो थ्रू आउट द मोशन इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है? तो देखो यार, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर ये इंक्लाइन सरफेस जो है वो रफ है या स्मूथ है? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो क्वेश्चन में यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो मुझे यहाँ पर दोनों केसेस कंसिडर करने होंगे। मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि देखो भाई, पहला वाला जो केस होगा ना, केस नंबर 1, उसमें तो हम क्या मान लेते हैं कि जो सरफेस है कैसी है? सरफेस इज स्मूथ, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। फिर दूसरा केस जो डिस्कस करेंगे उसमें मान लेंगे कि सरफेस क्या है? रफ है। तो केस नंबर 1 में जब ये स्मूथ सरफेस है, तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि पहली वाली सिचुएशन में इस गिवन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस समय जो एक्सेलरेशन है वो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। मैंने ये क्यों बोला कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा? क्योंकि अरे भाई, अलोंग द इंक्लाइन सरफेस यहां पर mg का कंपोनेंट आएगा, एंड दैट इज व्हाट? mg साइन थीटा। सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन है नहीं, तो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास, तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। वहीं पर अगर मैं दूसरे वाले सिचुएशन में बात करूं तो ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज व्हाट? जी साइन थीटा। मतलब सेकंड वाले केस में ऑब्वियस सी बात है वो रिटार्ड कर रहा। क्लियर? तो देखिए, अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा मेरी बात सुनेगा, क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी को याद है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। जब मैंने लिखा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पे जो यू था वो था आपका इनिशियल वेलोसिटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली वाली इक्वेशन से काफी फैमिलियर होंगे, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन से हो सकता है कुछ लोग फैमिलियर ना हो। लेकिन एक्चुअली में सेकंड वाली इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन जब मैंने सेकंड वाली इक्वेशन लिखी है ना, तो यहाँ पे लिखा है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो वी है ना, वी, दिस इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। एक्चुअली अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो आप जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस और नो? यहां से आप समझ पा रहे हैं u की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? v माइनस ऑफ ए टी। तो अगर आप इस इक्वेशन को यहां पर पुट कर दें, मतलब u की वैल्यू अगर आप पुट करें v माइनस ए टी, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये एक्सप्रेशन आपके सामने ये बनकर के तैयार हो जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता होती, लेकिन जनाब फाइनल वेलोसिटी पता होती है। तो जब हमें फाइनल वेलोसिटी पता होती है तो हम इस इक्वेशन को यूज करना प्रेफर करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर
ये वाला केस देखिए, केस नंबर 1 में इस केस को मैं केस नंबर ए बोल देता हूं और इसको मैं केस नंबर बी बोल देता हूं। यहां पर अगर मैं पहले वाले केस में यूज करता हूं तो मान लेते हैं यार ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वैसे तो हमें समझ में आ रहा है h बाय साइन थीटा है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को मैं l लिख देता हूं इज इक्वल टू केस नंबर ए में व्हाट अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 है, तो मैं यहां लिखूंगा 0 प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी ए स्क्वायर। यहां से देखने पर हमारे सामने टी ए का वैल्यू आ जाता है। टी ए का वैल्यू कितना आएगा, 2l डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा, और वो उसका भी स्क्वायर रूट। हाँ या ना भाई, ये है भैया केस नंबर ए। अब आता हूं केस नंबर बी में। बी में आप मुझे बताइए मैं किस इक्वेशन को यूज करना प्रेफर करूं, दिस वन और दिस वन। मैं इस समय इस इक्वेशन को यूज करना प्रेफर करूंगा। क्यों यूज करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो ये v वेलोसिटी मेरे लिए अभी अननोन है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब ये फाइनली यहां पे जाकर के रेस्ट पे आ गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो जब मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा तो यहां पे v होगा फाइनल वेलोसिटी, वी केयरफुल, v क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, और वो फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये जो v लिखा हुआ है इस v को एक काम करिए आप u लिख लीजिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है भाई, इसको लिख देते हैं u। तो देखो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो मैं कहूंगा फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक, L इज अ डिस्प्लेसमेंट, बोथ ऑफ द सिचुएशन में आपको समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आपका L होगा। अभी मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर करते हुए बात कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस L इज इक्वल टू वी टी, दैट विल बी 0 माइनस हाफ। एक्सेलरेशन हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं डाउन द प्लेन है, और डाउन द प्लेन है तो डेफिनेटली यहां पर ये आएगा माइनस जी साइन थीटा। तो माइनस जी साइन थीटा विल बी द एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, जो हमने डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर किया है। और जनाब यहाँ पे लिख दिया टी बी का स्क्वायर। जैसा कि तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से टी बी की वैल्यू भी एज इट इज सेम आ रही है, 2l डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। मतलब अगर ये सरफेस स्मूथ है तो जितना इस ब्लॉक को ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा, एग्जैक्टली उतना ही टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा। और इस थीम को हम कई बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मोशन डाउन द प्लेन और अप द प्लेन हो रहा है ना, उस दौरान जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू सेम है। और अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम है तो जितना वक्त इधर लगेगा डेफिनेटली उतना ही इधर लगेगा। तो देखिए पहले वाले सिचुएशन में जब हमने कहा था केस नंबर 1, वी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा, सरफेस क्या है, स्मूथ है। अगर सरफेस स्मूथ है जनाब तो डेफिनेटली क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि टी ए का वैल्यू, किसका वैल्यू, टी ए का वैल्यू टी बी के बराबर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए मूव ऑन। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में अब हमारे सामने सिचुएशन क्या है बताइए, सरफेस है हमारी रफ। मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं केस नंबर 2, सरफेस इज रफ। क्या इस बार भी सेम टाइम लगेगा, नहीं, इस बार सिचुएशन आपके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी सरफेस रफ है तो इस समय जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये आपको समझ आया कैसे आया, क्योंकि जब ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा तो अभी यहां पर एम जी साइन थीटा तो लगेगा, लेकिन अभी इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, तो यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू के जी कॉस थीटा, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसकी वजह से अभी जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। वहीं पर जब मैं इस सिचुएशन की बात करूं कि जब मैंने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो मुझे एक बात बताना, जब हमने इस ब्लॉक को ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो यहां पर एम जी साइन थीटा तो नीचे लगेगा ही लगेगा, लेकिन जनाब वेलोसिटी ऊपर है। जब वेलोसिटी ऊपर है तो स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर या नीचे, नीचे लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं mg sin थीटा तो था ही, इस बार फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी बदल गया, फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। मतलब यहां पर कह सकता हूं कि ये वैल्यू होगी म्यू के जी कॉस थीटा। तो इस समय जो रिटार्डेशन होगा, दोनों फोर्सेस डाउन द प्लेन है, तो हम कह सकते हैं इस समय जो रिटार्डेशन की वैल्यू होगी वो एक्चुअली में आएगी आपके सामने कितनी, जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा।
और इस समय यहाँ पर था ये म्यू के जी कॉस थीटा माइनस हुआ था, यहाँ पर ये प्लस हुआ है। इस बार सिचुएशन आइडेंटिकल नहीं है। इस समय जो एक्सेलरेशन है डाउन द प्लेन और जो रिटार्डेशन है अप द प्लेन वो सेम नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली इस बार जो टाइम है वो भी सेम नहीं आएगा। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, फिर से इक्वेशन लगाते हैं। इस वाले केस को हम बोल देते हैं सी, ये है डी। तो पहले वाली सिचुएशन में मैं फिर से लिखूंगा, देखो अगेन दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। तो पहले वाले केस में लिखूंगा एल इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है भाई, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी सी स्क्वायर। यहाँ से टी सी का वैल्यू आएगा 2L डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर रूट। ये टी सी आ गया पहले वाला केस। अब आते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में बताओ क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट सेम वी टी। अब मैं यहाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर वी इज अ फाइनल वेलोसिटी। और हमें पता है जब हमने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, सपोज यू वेलोसिटी से, जब ये टॉप एज पे पहुंचेगा, सेम कॉन्सेप्ट, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल इज इक्वल टू वी टी दैट इज 0 माइनस हाफ, रिटार्डेशन डाउनवर्ड है, आप देख पा रहे होंगे अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव अगर कंसिडर करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस एल, और यहाँ पे माइनस माइनस ओवरऑल ये टर्म हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू आएगी आपके सामने कितनी, जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी डी स्क्वायर। तो देखो भाई टी डी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से समझदार हो, समझ आ गया होगा, 2L डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। ऑब्जर्व करो, क्या ये टर्म और ये टर्म सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ डिनोमिनेटर में जी साइन थीटा माइनस है, यहाँ जी साइन थीटा प्लस ये वाला टर्म ऐड किया गया, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। देख के समझ में आ रहा है कि जो टी सी की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू टी डी। मतलब जब ये सरफेस रफ होगा उस समय डाउन द प्लेन आने में जो टाइम लगेगा और अप द प्लेन जाने में जो टाइम लगेगा वो पहली बात तो बराबर नहीं है, दूसरी बात डाउन द प्लेन आने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा और अप द प्लेन जाने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशंस की वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और देखिए यहाँ पर, देखिए इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस में करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस और भी होते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत फेमस रहता है कि जब यहाँ पर रेस्ट से रिलीज किया तो इस सिचुएशन में मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है और जब हमने यहां से फेंका तो उस समय हमने यहां से इस v2 वेलोसिटी से फेंका। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन इस प्रोफाइल के आते हैं कि वी हैव टू कंपेयर कि v1 और v2 में से कौन कम और ज्यादा होगा, क्या बराबर होंगे या देयर इज अ सम डिफरेंस। तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप यूज करें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो आप अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना मैं इसके अलावा एडिशनल और भी चीजें बताऊंगा इस क्वेश्चन के साथ साथ। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मैं पहले वाले केस में ये लिखूंगा ना, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 प्लस 2a, एक्सेलरेशन आपको पता है ये टर्म लिखा हुआ है, इसको मैं ac लिख देता हूँ, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं v1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2ac इंटू एल। वही सिमिलरली सेकेंड वाली सिचुएशन में अगर हम बात करें तो आपकी फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड आपको क्या है, इनिशियल स्पीड देखिए, इनिशियल स्पीड आपने v2 कंसिडर करी है तो v2 स्क्वायर प्लस 2a, लेकिन वहां पर एक्सेलरेशन अपोजिट है मोशन के तो वहां लिखूंगा माइनस ऑफ ए डी इंटू एल। यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा बेटा v2 का वैल्यू क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2ad इंटू एल। मुझे एक जल्दी से बात बताइएगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो AC और AD में कौन ज्यादा है। जैसा कि हम देख करके समझ पा रहे हैं कि जो AD की वैल्यू है वो AC से ज्यादा है। मॉड मॉड लगा लीजिएगा, आई एम कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि AD की जो वैल्यू है हमारे सामने वो क्या दी हुई है भाई, जी साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। वहीं पर AC की वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो देख करके समझ में आ रहा है कि जहाँ एक्सेलरेशन AD की वैल्यू ज़्यादा है, तो बताइए फटाफट से यहाँ से देख करके वी कैन से दैट कि V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा आएगी।
क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एनालॉजी पर जेई में या ओलंपियाड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपने काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है तो आपको इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को पक्का मिले होंगे। जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए मैंने एक बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट, और सपोज यहां पर एयर ड्रैग प्रेजेंट है, मतलब देयर इज अ एयर ड्रैग, मतलब एयर की वजह से रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगता है वो आपको पता होगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर? तो इस समय जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसके ऊपर जो एयर की वजह से ड्रैग फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो जो ड्रैग फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट, उस पर वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक, अब ऑब्जर्व करना, यहां पे सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा कि ऊपर जाने में अगर जो टाइम लगा उस टाइम को अगर मैं t1 बोलता हूं, और नीचे आने में जो टाइम लगा उसे अगर मैं t2 बोलता हूं, यू हैव टू कंपेयर द t1 एंड t2। आप ये जानते हैं कि अगर एयर ड्रैग नहीं होता, सिर्फ यहां ग्रेविटी होती, तो उस केस में अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन का जो टाइम ऑफ जर्नी होता वो सेम होता। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होता? 2v0/g, जिसमें से v0/g वो टाइम होता जितनी देर में ऊपर पहुंचा, और v0/g में ये नीचे पहुंचता। लेकिन अगर अभी एयर ड्रैग है तो आप समझ पा रहे होंगे जब ये मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो एयर ड्रैग की वजह से फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि एयर ड्रैग की वजह से जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। लेकिन डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो एयर ड्रैग का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चन अगर आपने सोचें कि हाउ टू सॉल्व इट, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे सोचिए जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये जो डाउनवर्ड जर्नी है ना बेटा, ये वाली, ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर वैसा सिचुएशन है जो मैंने अभी यहां पे डिस्कस किया, दिस वन। ऊपर से नीचे वाले मोशन को देखेंगे तो देखिए वेलोसिटी 0, mg sin थीटा नीचे था और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ था। आप बस ये समझ लीजिए कि उस फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दीजिए किससे? एयर ड्रैग से, तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये वाला जो मोशन है ये पहला वाला केस है, और इस वाले को देखिए, आपने यहां v नॉट से फेंका और ऊपर जाकर के 0 हो गया। इस दौरान आप देख पा रहे हैं mg फोर्स तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में था ही, लेकिन एयर ड्रैग भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। यस और नो? तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, पहली वाली सिचुएशन अपवर्ड जर्नी की, वो सिचुएशन सिमिलर वही है जो आपका डी पार्ट है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो T2 का टाइम होगा ना वो डेफिनेटली T1 से ज्यादा है, क्योंकि यहां पे T2 की वैल्यू वही आएगी बेटा जो TC की वैल्यू आई है। मतलब कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, मैं कह नहीं रहा कि एज इट इज सेम एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि वो एयर ड्रैग है और यहाँ पे फ्रिक्शन था। लेकिन ये तय है कि इस एनालॉजी से ये बोला जा सकता है कि डाउनवर्ड जर्नी में जो टाइम लगेगा ना वो अपवर्ड जर्नी के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।